हाय एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे नेट 2019 के सॉल्यूशन पे, जिसमें ऑलरेडी आपका 19 नेट का इनऑर्गेनिक का 2 पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया गया है, जिसमें इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिए गए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल के लिए। बात करने जा रहे हैं। फिजिकल के लिए भी मैं 2 वीडियो डालूंगा इसका सॉल्यूशन का, और ऑर्गेनिक के लिए भी 2 वीडियो डालूंगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा इस क्वेश्चन का जवाब क्या करते हैं, रेट इक्वेशन से देते हैं। किससे देते हैं? रेट इक्वेशन से। पहले मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ और कंसेप्ट बताने के बाद टेक्निक भी बता दूंगा, बिना रिएक्शन इक्वेशन लिखे हुए भी सीधे कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको। तो रेट इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस डी ऑफ H2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस डी ऑफ NH3 बाई डी टी। तो ये जो फॉर्म है इसके अनुसार सॉल्व करना है। तो पहला वाले में देखो, अब क्या है ना कि गौर करना, एक चीज़ आ गया क्या कि कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल फॉर्म में चल गया, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो जैसा था वैसा रह गया। अब अगर देखिए तो कोफिशिएंट होना चाहिए उल्टा, नहीं हुआ, कैंसिल 1/2 तो हुआ, लेकिन एक उसमें कोफिशिएंट चेंज नहीं किया। तीसरी बात कि H2 का -1/3 DH2/D3, और यहाँ भी कोफिशिएंट हुआ, लेकिन देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस होता है, सो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या है, निगेटिव है, सो आंसर ये भी कैंसिल, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। तो इसका सॉल्यूशन इतना ही है। दैट मीन्स ये ध्यान रखना है, 2 ही बात इसमें ध्यान रखना है। पहला कि जो भी कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल करके लिख लो, रिएक्टेंट है उसके लिए नेगेटिव लगा देना है, और प्रोडक्ट है तो उसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब अपीयरेंस हो गया और नेगेटिव का मतलब डिसअपीयरेंस हो गया। तो बस इतना ही काम करना है और आंसर क्लिक करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक आइडियल सॉल्यूशन है। एक आइडियल सॉल्यूशन है। अब एक आइडियल सॉल्यूशन है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा। इसके कॉन्सेप्ट को मैं एलाबरेट करता हूँ, समझाता हूँ, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये कैसे अप्लाइड होता है ये। अब देखो, कहता है कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल के लिए बात हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सॉल्यूट भी हमारा क्या होता है, इस केस में वोलेटाइल होता है, और इस केस में ये भी सॉल्वेंट भी क्या होता है, बोथ आर वोलेटाइल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी क्या होगा, 100% वोलेटाइल होगा। अब ये देखना कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो किसी सॉल्यूशन के बनने का मतलब है क्या, सॉल्यूशन का बनना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सॉल्यूशन बन रहा है तो ये कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसका फ्री एनर्जी चेंज ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो डेल जी मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डेल जी मिक्सचर जो है क्या होगा, <0 नेगेटिव होना चाहिए, और ये क्या है, 0 है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब इसके अनुसार सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग। एक आइडियल सॉल्यूशन, एक होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जब भी बनेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो सेम स्पेसीज के बीच बनता है, बिटवीन सेम स्पेसीज। तो बिटवीन सेम स्पेसीज का मतलब हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए। अगर अल्कोहल है तो दोनों अल्कोहल होगा, अगर एल्केन दोनों ग्रुप का है तो दोनों एल्केन होगा, तो दोनों का ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है।
और इस वाले केस में क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्पेसीज इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन होते तो दोनों वोलेटाइल हैं, इसलिए नॉन आइडियल बनता है। अब क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये भी आपका दो टाइप का, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पढ़ते हो दो टाइप का, एक को बोलते हो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन है। अब इस वाले केस में क्या करते हैं कि इस वाले के रेस्पेक्ट में इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है, और इसका टोटल प्रेशर घटता है। आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। तो इस वाले केस में एक तो आपने देखा कि फ्री एनर्जी चेंज 0, तो इसके लिए भी फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, लेस देन 0। इसके लिए भी लिखेंगे फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0 और इसके लिए भी लेस देन 0। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, आपका नहीं होगा। फिर बोल रहा है वॉल्यूम के लिए, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल भी 0, चूँकि सेम स्पेसीज है तो किसी तरह का कोई चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं दिखेगा, एंथैल्पी चेंज नहीं दिखेगा। सो ये भी आपका कैंसिल, चूँकि आइडियल है तो आइडियल के अनुसार 0। तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना, तो डेल भी ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि डेल भी लेस देन 0। एक तो ये चीज़ हो गया। अब इसके अलावे अगर हम देखें तो ये हो गए, ये हो गया। अब इंट्रोपी है और इंथैल्पी है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में मैंने बोला कि जब कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वहाँ पर भी एनर्जी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो अब क्वेश्चन था आइडियल, डेल में 0, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं। खैर हम पूरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे को देखो, पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, वेपर बनेगा। वेपर कब बनेगा, तो हीट मिलेगा। तो हीट मिलने का मतलब है कि जब वो सॉल्यूशन एनर्जी लेगा तो ज़्यादा वेपर बनाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि डेल एच ग्रेटर देन 0 और इसका हो जाएगा डेल एच लेस देन 0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज भी कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। तो क्या लगाते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ लिखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाओ। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब आप यहाँ से देखिए कि क्या बोला गया कि डेल जी हर हाल में कैसा होगा, निगेटिव होगा, और ये डेल एच क्या है, 0 है। तो अगर ये पूरा का पूरा 0 है और ये निगेटिव है, ये तभी संभव है कि जब ये वाला टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ 0 दे दिया है, सो आंसर ये नहीं होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वेपर बनेगा, तो एंट्रोपी यहाँ पर भी बढ़ेगा और यहाँ पर एंट्रोपी घटेगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगा तो गैस बनेगा, तो उतना होता है क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। और गैस कम बनेगा मतलब वेपर प्रेशर घटेगा, तो कम से कम वेपर बनेगा, और कम से कम वेपर बनेगा तो नेगेटिव ग्राफ भागेगा और उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर लिए। एक एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। क्योंकि अब क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन का इस पर पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि अब ये इससे जब क्वेश्चन डाला गया तो अगला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस वाले सेक्शन से आएगा। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन पर अगला जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट करे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है कंजुगेट बेस। अब देखो कंजुगेट वाला जो टर्म है, कहता है कंजुगेट बेस, कंजुगेट वाला टर्म है जो ब्रॉन्स्टेड के साथ अप्लाई होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड के साथ। मतलब अगर कोई एसिड उसको बोलते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, सब्सटेंस है, स्पेसीज है, मतलब सीधे लिखो स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज है, दो बातें हो सकती है कि अगर कोई सा स्पेसीज H+ रिलीज करता है, अगर H+ रिलीज करता है तो क्या बनाता है, आप पढ़े हो, कंजुगेट बेस। ये सब तो सब लोग जानते हो, कंजुगेट बेस बनाया। और अगर
H प्लस लिया तो क्या बना दिया, कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कंजुगेट एसिड। तो नाउ दिस इज कंजुगेट एसिड। नाउ हियर हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड एसिड फॉर वाटर एंड HF। तो ब्रोंस्टेड वाटर फॉर HF अब बात करने जा रहे हैं, तो H2O और HF। तो ध्यान देना, अगर ये H2O H प्लस रिलीज करता है तो OH माइनस बनाएगा जो कि इसका कंजुगेट बेस होगा, और अगर ये H प्लस लेता है तो ये बना लेगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, दैट इज द कंजुगेट एसिड बना लेगा। अगर दूसरा एग्जांपल है, एक और है HF। अगर HF की बात करें तो HF के अनुसार अगर H प्लस बाहर आएगा, बाहर देने वाला एसिड होता है, तो ये खुद एसिड की तरह, तो ये बनेगा कंजुगेट बेस कौन सा, तो F माइनस, दिस इज कंजुगेट बेस। और अगर ये H प्लस ले लेगा तो क्या बना लेगा, H2F प्लस, दैट इज कंजुगेट एसिड, रेस्पेक्टिवली करके पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाटर के लिए और बाद में आंसर करना है कंजुगेट बेस के लिए, कंजुगेट एसिड के लिए नहीं। तो कंजुगेट एसिड ये है, इसको भूल जाओ, कंजुगेट एसिड इसको है भूल जाओ, अब इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस OH माइनस, किसमें है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, कैंसिल। और दूसरे में F माइनस, तो इसमें F माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, OH माइनस F माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग कंजुगेट बेस पे काम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है फ्रॉम बफर सॉल्यूशन, फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बफर सॉल्यूशन जो एनिक्विलिब्रियम का है और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही पूछे गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेसिक बफर, कौन सा बेसिक बफर होगा, कौन सा बेसिक बफर होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। सेकेंड ऑप्शन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 200 मोलर प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। थर्ड क्वेश्चन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। और फोर्थ वाले में 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है आपका बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का मतलब आप जानते हो कि वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब आपको चाहिए कि वीक बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोजिशन देखिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोजिशन देखिए। तो वीक बेस इसमें नहीं है, दिस इज वीक एसिड, कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। फिर आगे हम देखते हैं, ये देखो वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हो सकता है, देखो एलिमिनेट कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, कि डाटा को चेक नहीं करना है, पहले एलिमिनेट करो, स्टेप बाय एलिमिनेट करना सीखो। तो एलिमिनेट कर दिया, वीक बेस चाहिए हमको, तो देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये ख़त्म, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑप्शन ये भी ख़त्म। आगे कहता है कि वीक बेस चाहिए आपको, तो वीक बेस चाहिए, तो यहाँ वीक बेस तो है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, देखो डाटा का कोई ज़रूरत पड़ा हमको, अगर मेरा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डाटा तो बाद में, डाटा
बाद में अप्लाई करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में दो चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कभी एग्जाम में सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम, एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जब आप एलिमिनेशन मेथड की ओर चलते हैं और सिंगल करेक्ट होता है, इन दैट सिचुएशन एलिमिनेशन मेथड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और वो आपका टाइम भी बचाएगा। तो इसका ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम बनाना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब लोग बनाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको आता है। पॉइंट ये है कितने समय में और कितने बेहतर तरीके से बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन जो अभी आप बनाए कितने देर का क्वेश्चन था, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व होगा अगर कॉन्सेप्ट सही है। तो मेडिकल की खासियत यही है कि कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेसिस को फॉलो कीजिए, हर चीज़ आसान होगा आपका। हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए, अब छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, the number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। अब देखो हैबर प्रोसेस बोला है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 1 20, 2 30, 3 40, 4 10। हैबर प्रोसेस क्या होता है, तो N2 + H2 मिल कर करके बनाता है NH3, ये स्पीशीज क्रिएट करता है। अब ये देखो आप, कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिक्वायर्ड होगा, ये है टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ NH3, कितना बनाना है, तो 20 मोल बनाना है NH3, किसके थ्रू, हैबर प्रोसेस के थ्रू। मतलब स्टोइकियोमेट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये कह सकते हो 0 लेवल का पहली सीढ़ी का क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करो। तो देखो 2 मोल से कितना बन रहा है, 3 मोल, 2 मोल बना रहा है 3 मोल, तो 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से 3/2, तो 20 से कितना, तो हो जाएगा 30 मोल। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या आ गया, 30 मोल, दैट इज ऑप्शन 2। तो ये तो स्टोइकियोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन था, ये इसमें कोई टफनेस कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिजिकल का क्वेश्चन जितना लेंदी देखने में लगता है, अभी तक जितना मैंने सोल्व किया, आप ये देखो कि सब में कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो सब गड़बड़ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ गैस एट 350 केल्विन, a gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller, 20% smaller than that for an आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। अंडर द सेम कंडीशन का मतलब हो गया कि टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ वैसा ही मिलेगा, वॉल्यूम अलग अलग है लेकिन टेम्परेचर प्रेशर सेम, अंडर सेम कंडीशन मतलब टी और पी को फिक्स कर लीजिए, बदलना नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से लिखा हूँ। द करेक्ट ऑप्शन को ढूंढिए, करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, और उसका तो पहला Z > 1 एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। सेकेंड है
जेड लेस देन 1, थर्ड है जेड लेस देन 1, फोर्थ है जेड ग्रेटर देन 1। अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, बाकी सेम कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये बोलना है, जवाब देना है इसमें कि देखो जेड की बात कर गया तो जेड क्या लिखते हैं ना, वी आर वाई वी आई, रियल बाई आइडियल। अब रियल बाई आइडियल है तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, हैज़ मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन फॉर द आइडियल गैस। मतलब रियल गैस का जो वॉल्यूम है, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वह 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। किसके रेस्पेक्ट में? तो स्मॉलर देन 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस। तो 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस का मतलब हो गया कि अब आप देखोगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो लाइन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि 20% स्मॉलर देन दैट फॉर आइडियल गैस, मतलब रियल गैस का वॉल्यूम जो है वो आइडियल का ज़्यादा है, रियल का कम है। मीन्स ये जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 वाला ऑप्शन ले लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब कह रहा है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, वॉल्यूम कब हो, वॉल्यूम कब घटेगा? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक कब आएंगे? जब मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो, रिपल्सिव फोर्स से बड़ा हो। इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स पे, तभी वॉल्यूम घट सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब ये है कि अगर यहाँ से दो बातें आई सामने, ध्यान रखिएगा कि फोर्सेस में दो बातें सामने आई, डोमिनेंट को चेक करना है तो अगर डोमिनेंट को चेक करना है तो कुछ नहीं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है तो क्या करेंगे? तो कहता है कि अगर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, मतलब रियल गैस का वॉल्यूम कम और आइडियल का वॉल्यूम ज़्यादा, तो जेड का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है तो रिपल्सिव फोर्स में वी आर बड़ा हो जाएगा और वी आई छोटा हो जाएगा, तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा। और ये कंडीशन खास तौर पर जो अप्लाइड होता है स्पेशली, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम, बस यही दो गैस पर ऑलवेज अप्लाइड होता है जनरल कंडीशन में, मतलब ऑलवेज, ये ऑलवेज अप्लाइड होता है, ये ऑलवेज अप्लाइड होता है हाइड्रोजन हीलियम के साथ, और बाकी सारे गैसेस कंडीशनली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन एक पर आया है तो अगला जो क्वेश्चन घूम सकता है तो दूसरे की ओर घूम सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कंस्टिट्यूटिव फैक्टर का इक्वेशन वगैरह जो है ना 4-5, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा पेपर में देने वक्त, उसके 1-2 दिन पहले काफ़ी है रिवीजन। और जो स्टूडेंट्स माइंड मैपिंग के द्वारा अगर केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, या समरी बनाकर कर रहे हैं और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अगर रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको हर चीज़ उनके ऑलवेज माइंड में होगा, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ सकता है कॉन्सेप्चुअली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। किस केस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा? ऑप्शन 1, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट T is equal to constant. Second, sublimation of solid to gas. Third, गैस फॉर्म में है, कन्वर्ट कर रहा है H2 गैस। 4, evaporation of
वाटर, एवोपरेशन ऑफ वाटर। अब आप इसको देखो, कहता है एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंड करेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कोई चीज़ एक्सपेंड कब करेगा, एक्सपेंशन कब होता है, एक्सपेंशन कब होता है, एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और एक्सपेंशन क्यों होता है, एक्सपेंशन का काउज क्या है, तो एक्सपेंशन का काउज है कि रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होने का मतलब है, एक्सपेंशन होने का मतलब है कि रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। और रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, और एंट्रोपी बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है निगेटिव चाहिए हमको, निगेटिव चाहिए, तो इस वाले केस में डेल एस का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक्निक भी देखते जाएंगे साथ में। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस होता है। कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, हीट देते हैं, गैस फॉर्म में चला जाता है ना। तो रैंडमनेस क्या हो रहा है, इस फॉर्म में जाने के बाद इसके रिस्पेक्ट में अगर रैंडमनेस देखा जाए, रैंडमनेस किसका, पार्टिकल का, तो सॉलिड का ज़्यादा कि गैस का ज़्यादा, तो गैस वाले का रैंडमनेस ज़्यादा। और जिसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ देख रहे हो कि रैंडमनेस क्या हो रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो इस फंक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। अब चूंकि रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंट्रोपी बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वाले का भी एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कहता है कि दोनों फॉर्म गैस में है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हो, या रुको इसको अभी एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले 4 नंबर कर लो। एवोपोरेशन, एवोपोरेशन का मतलब वाटर, मतलब अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो हीट दे रहे हैं, तो वाटर जो है गैस फॉर्म में हीट दे रहे हैं या एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, गैस फॉर्म में जा रहा है। तो फिर वही बात है, लिक्विड से गैस में जाएगा इस प्रोसेस में, तो रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर एलिमिनेट होकर के आपका क्या हो गया, 3। अब इस थर्ड वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान देना कैसे होगा। थर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि जब रिएक्टेंट, जब ऐसा कंडीशन हो कि रिएक्टेंट भी गैस में हो और प्रोडक्ट भी गैस में हो, रिएक्टेंट भी गैस में हो, प्रोडक्ट भी गैस में हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि एंट्रोपी चेंज जो है रिएक्शन में, ये केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज में रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एन जी बोल सकते हो। मतलब हो गया कि दैट इज, इसका मतलब हो गया कि अगर डेल एन जी, अगर डेल एन जी हमारा, अगर डेल एन जी हमारा क्या हो, पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, डेल एन जी अगर निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा, है ना। तो डेल एन जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब देखो डेल एन जी यहाँ से क्या है, डेल एन जी कैसे निकालेंगे, तो डेल एन जी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। तो देखो इतना जो हम लोग बनाए, इतने जो हम लोगों ने सॉल्व किया, जो 7-8 क्वेश्चन आज प्रीवियस वाले का, तो इसमें फ़ायदा ये हुआ हमारा कि आप ये देख रहे हो कि फिजिकल में क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा है, बट ये क्या है ना कि कॉन्सेप्ट बेसिस पूछ रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तो आप बेहतर करोगे। 2-3 बच्चों का डिमांड आया है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड मैप या समरी वगैरह बता दिया जाए, जिससे कि प्रॉब्लम अटेम्प्ट लेने में, क्वेश्चन याद रखने में आसान हो। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले दिन जो होगा हमारा, वो हम प्रयास करते हैं कि आपको उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड मैप 2-3 पार्ट में करके दे दें बिफोर द एग्जामिनेशन।
एंड इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। इसके लिए जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए इन राइटिंग वे में करेंगे, बेनिफिट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ इन द नेक्स्ट डे, है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।